नमस्कार। आज के वीडियो लेक्चरर का टॉपिक है बीए द्वितीय वर्ष का जो प्रथम प्रश्न पत्र है तुलनात्मक शासन एवं राजनीति, उसकी इकाई फर्स्ट है। उसका पहला टॉपिक है तुलनात्मक राजनीति, अर्थ, प्रकृति और इसकी विषय वस्तु। उसके बारे में हम हमारे वीडियो लेक्चरर में आज विचार विमर्श करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं तुलनात्मक राजनीति का अर्थ क्या है, इसकी किन किन विद्वानों ने किस किस तरीके से परिभाषाएं दी हैं, इनके बारे में हम विचार विमर्श करते हैं। यदि हम बात करें तुलनात्मक राजनीति की, तो सामान्य रूप से तुलनात्मक राजनीति का सामान्य अर्थ है विदेशी सरकारों का संवैधानिक अध्ययन, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टडी ऑफ फॉरेन गवर्नमेंट्स। लेकिन यह भी सत्य है तुलनात्मक अध्ययन में केवल विदेशी सरकारों का संवैधानिक अध्ययन ही नहीं होता, बल्कि उससे बढ़ के भी अध्ययन किया जाता है। फिर भी आधुनिक जो तुलनात्मक राजनीति है उसके बारे में हम यदि परिभाषित करने का प्रयास करें तो इसकी जो परिभाषाएं हैं और विभिन्न विद्वानों ने इसको जो परिभाषित किया है उससे इसके संदर्भ में भ्रामकता और अस्पष्टता उत्पन्न हो जाने की संभावना रहती है। इस संदर्भ में इस पेपर में जो तुलनात्मक शासन है, तुलनात्मक विश्लेषण है, तुलनात्मक पद्धति है, इन शब्दों का बार बार प्रयोग किया जाता है। तो इससे इस विषय वस्तु में समझने में थोड़ी अस्पष्टता आ जाती है। तो सामान्य रूप से जब हम तुलनात्मक राजनीति का अध्ययन करते हैं तो तुलनात्मक राजनीति को सीधे शब्दों में इस प्रकार हम कह सकते हैं कि तुलनात्मक राजनीति एक विस्तृत विषय है जिसके अंतर्गत तुलनात्मक सरकारों के अध्ययन की विषय वस्तु को सम्मिलित किया जाता है और साथ में जो गैर राज्य राजनीति, कबीले, समुदाय, व्यक्तिगत संगठन आदि की राजनीति का भी इसके अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। इस प्रकार तुलनात्मक राजनीति को तुलनात्मक शासन, तुलनात्मक सरकार का पर्यायवाची समझ लिया जाता है। तुलनात्मक राजनीति का संबंध राजनीतिक व्यवहार की संपूर्णता के अध्ययन से है। इस प्रकार तुलनात्मक राजनीति सरकारों के विविध प्रकार और विभिन्न राजनीतिक संस्थाओं का तुलनात्मक अध्ययन है। इस प्रकार तुलनात्मक विश्लेषण किसी भी वैज्ञानिक गतिविधि का अंग होता है और राजनीति विज्ञान में इसके माध्यम से राजनीतिक घटनाओं की व्याख्या की जाती है। विभिन्न विद्वान, चाहे जी.के. रॉबर्ट्स हों या फिर एडवर्ड ए. फ्रीमैन हो या फ्रीमैन हो या फिर सिडनी बर्बा हो या आमंड पावेल हों, इन्होंने अलग अलग तरीक़ों से तुलनात्मक राजनीति को परिभाषित करने का प्रयास किया है। जैसा कि जी.के. रॉबर्ट्स लिखते हैं कि तुलनात्मक राजनीति में केवल संरचनाओं की तुलना ही नहीं की जाती, बल्कि इसके अंतर्गत कबीलों की, समुदायों की, संघों की, समूहों की आदि के व्यवहार का भी अध्ययन किया जाता है। तो यही कारण है कि आज तुलनात्मक राजनीति को या तो सब कुछ या कुछ नहीं कहा जाता। इसी प्रकार एडवर्ड ए. फ्रीमैन ने लिखा है कि तुलनात्मक राजनीति के विस्तृत क्षेत्र की बात करते हैं। उनकी धारणा है कि तुलनात्मक राजनीति में केवल सरकारों के विभिन्न रूपों का ही तुलनात्मक अध्ययन सम्मिलित नहीं होता, बल्कि विभिन्न राजनीतिक प्रक्रियाएं, उनसे संबंधित राजनीतिक और गैर राजकीय संस्थाओं का भी तुलनात्मक अध्ययन होता है। इस प्रकार संक्षेप में कह सकते हैं कि तुलनात्मक राजनीति सरकारों के विविध प्रकारों और विविध राजनीतिक संस्थाओं का तुलनात्मक विश्लेषण करती है। इसी प्रकार जो आमंड और पावेल हैं, उन्होंने भी तुलनात्मक राजनीति के 3 मौलिक मंतव्य बताए हैं, जो इस प्रकार हैं। पश्चिमी और गैर पश्चिमी देशों की संस्थाओं का एक साथ विश्लेषण करना। इसी प्रकार जो दूसरा बिंदु बताया उन्होंने,
राजनीतिक संस्थाओं का क्रमबद्ध ढंग से अध्ययन करना। तीसरा जो बिंदु बताया है कि तुलनात्मक राजनीतिक सिद्धांतों के संबंध स्थापित करना। इस प्रकार तुलनात्मक राजनीति को संक्षेप में हम इस प्रकार परिभाषित कर सकते हैं कि तुलनात्मक राजनीति में सरकारों के विविध प्रकारों को और विविध राजनीतिक संस्थाओं का तुलनात्मक विश्लेषण अध्ययन है। अब हम देखते हैं तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन से क्या फायदा है, इससे हमें किस तरीके से हम लाभान्वित हो सकते हैं। तो यदि हम देखें तो तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन समसामयिक राजनीति विज्ञान का हृदय है और तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन की निम्न उपयोगिता है। पहला जो बिंदु है, राजनीतिक व्यवहार को समझना। तुलनात्मक राजनीति का ये मुख्य उद्देश्य है कि जो राजनीतिक व्यवहार है उसकी को समझना तुलनात्मक राजनीति के माध्यम से समझा जा सकता है। जैसे देश की, बाहर के देशों की और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के व्यवहार को तुलनात्मक राजनीति के माध्यम से समझा जा सकता है। इसी प्रकार राजनीति को वैज्ञानिक बनाना, विज्ञान में जो नियम प्रतिपादित किए जाते हैं केवल राजनीतिक प्रक्रियाओं की अनेकता से ही संभव होते हैं। इस प्रकार तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन से हम हमारे राजनीति विज्ञान के अध्ययन को ज़्यादा से ज़्यादा वैज्ञानिक स्वरूप प्रदान कर सकते हैं। इस प्रकार तुलनात्मक राजनीति इस क्षेत्र में अधिक उपयोगी हो सकती है। जो तीसरा बिंदु है वो है तुलनात्मक अध्ययन के द्वारा सिद्धांतों का निर्माण। तीसरा बिंदु ये है कि हम तुलनात्मक अध्ययन के द्वारा जो हमारे विषय है राजनीति विज्ञान, उससे संबंधित सिद्धांतों का निर्माण और नियमों का प्रतिपादन कर सकते हैं। और राजनीति विज्ञान में ऐसे व्यापक सिद्धांतों का प्रतिपादन किया जा सकता है जो संपूर्ण विश्व के राजनीतिक व्यवहार को समझने में हमारी सहायता कर सकते हैं। यदि हम राजनीतिक सिद्धांतों की बात करें तो इनको दो भागों में बांटा जा सकता है, जैसे आदर्शमूलक सिद्धांत और दूसरा अनुभवी सिद्धांत। तो इस प्रकार तुलनात्मक राजनीति से हम इस राजनीति विज्ञान के लिए सिद्धांतों का निर्माण भी कर सकते हैं। इसी प्रकार प्रचलित राजनीतिक सिद्धांतों की पुनः प्रमाणिकता को भी हम तुलनात्मक राजनीति के माध्यम से जांच सकते हैं। जैसा कि अतीत में कोई स्थापित राजनीतिक सिद्धांत है वर्तमान की परिवर्तित परिस्थितियों में भी मान्य है या नहीं है, ये उचित है या नहीं है, उचित है तो कितना है। इस प्रकार तुलनात्मक राजनीति प्रचलित राजनीतिक सिद्धांत को पुनः जांचने के लिए नवीन उपकरण और विविध तथ्य उपलब्ध करवाती है, जिससे हम उस सिद्धांत का पुनः परीक्षण कर सकते हैं। इसी प्रकार जो तुलनात्मक राजनीति से हमें विदेशों में सरकार और राजनीति के क्षेत्र में जो घटनाएं गठित होती हैं उनका वैज्ञानिक और आणविक अध्ययन कर सकते हैं। इसी प्रकार विभिन्न राज्यों की शासन पद्धतियां, उनकी ऐतिहासिक भौगोलिक दशाएं, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक संस्थाएं विचार से निर्धारित होती हैं, उनको भी हम तुलनात्मक राजनीति के माध्यम से समझ सकते हैं। अब हम इसके आधार पे निम्न बिंदु निष्कर्ष निकालते हैं कि तुलनात्मक राजनीति के द्वारा हम राजनीतिक व्यवहार को समझ सकते हैं, राजनीति को वैज्ञानिक रूप दिया जा सकता है, तुलनात्मक अध्ययन के द्वारा सिद्धांतों का निर्माण किया जा सकता है और प्रचलित राजनीतिक सिद्धांतों की पुनः प्रमाणिकता जान सकते हैं। अब यदि हम देखें तो तुलनात्मक राजनीति की जो विषय वस्तु है वो कौन कौन सी है, उसके बारे में यदि बात करें तो निम्न बिंदुओं के आधार पे हम समझ सकते हैं। पहला है विश्लेषणात्मक आणविक खोज। तुलनात्मक राजनीति के अंतर्गत आणविक अध्ययन पर जोर दिया जाता है और अध्ययनकर्ता स्वयं राजनीतिक संस्थाओं संरचनाओं के बजाय उसमें जो क्रियाशील कार्य करता है उनके व्यवहार का
अध्ययन करता है। इस प्रकार इसमें तुलनात्मक राजनीति में आणविक सिद्धांतों की खोज की जाती है। दूसरा, अवसंरचना का अध्ययन। तुलनात्मक राजनीति का जो अध्येता है वो औपचारिक संरचनाओं का तो अध्ययन करता है, साथ में औपचारिक के साथ साथ अवसंरचनाओं के अध्ययन को भी महत्व देता है। जैसे राज्य की जो औपचारिक संस्थाएं हैं, जैसे कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका के साथ साथ जो अवसंरचनात्मक संरचनाएं हैं, जैसे राजनीतिक दल, दबाव समूह, लोकमत आदि के अध्ययन पर भी तुलनात्मक राजनीति में ध्यान केंद्रित किया जाता है। इस प्रकार वह उन तत्वों का भी अध्ययन करता है जिसके द्वारा राजनीतिक विज्ञान की निर्णय निर्माण की प्रक्रिया में प्रभाव पड़ता है। इसी प्रकार जो नेक्स्ट बिंदु है वह है विकासशील समाजों के अध्ययन पर जोर। तुलनात्मक राजनीति के अंतर्गत विकसित पश्चिमी देशों की शासन प्रणालियों के अध्ययन के साथ साथ जो तीसरी दुनिया के गरीब और पिछड़े हुए एशिया अफ्रीका के जो देश हैं उनकी सरकारों का भी अध्ययन किया जाता है, और साथ में उन देशों में जो राजनीतिक पद्धतियां प्रचलित हैं उनका भी अध्ययन करने का प्रयास किया जाता है। इसी प्रकार अंतःशास्त्रीय उपागम पर जोर। तुलनात्मक राजनीति के अंतर्गत समाजशास्त्र, मनोविज्ञान, अर्थशास्त्र, जीव विज्ञान आदि का भी अध्ययन किया जाता है, और लेखकों ने ज़्यादा से ज़्यादा अंतर अनुशासनात्मक दृष्टिकोण को अपनाने का प्रयास किया है। और तुलनात्मक राजनीति के क्षेत्र में विद्वानों के द्वारा अंतःशास्त्रीय उपागम अपनाने के कारण यह कहा जा सकता है कि राजनीति के क्षेत्र में एक प्रकार की क्रांति आ गई। इसी प्रकार मूल्य विहीन राजनीतिक सिद्धांतों पर जोर। तुलनात्मक राजनीति की जो विषय वस्तु है उसके संबंध में ये कहा जाता है कि तुलनात्मक राजनीति में मूल्ययुक्त राजनीतिक सिद्धांतों की जगह मूल्य मुक्त राजनीतिक सिद्धांतों ने स्थान ग्रहण कर लिया। इस प्रकार इस विषय के अध्येताओं का सरोकार वस्तुओं के आदर्श स्वरूप से न होकर उनके वास्तविक स्वरूप से है। इस प्रकार तुलनात्मक राजनीति के अंतर्गत हम इन बिंदुओं का अध्ययन करते हैं, जैसे विश्लेषणात्मक आणविक खोजों पर जोर देते हैं, अवसंरचना पर जोर देते हैं, विकासशील समाजों के अध्ययन पर जोर देते हैं, अंतःशास्त्रीय उपागम पर जोर देते हैं, और मूल्य विहीन राजनीतिक सिद्धांतों पर जोर देते हैं।